तो कैसे हो क्लास 10th, कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम की तैयारी? ये चैप्टर परेशान कर रहा है, नेशनलिज्म इन यूरोप। भाई 10 मिनट में इतना बढ़िया समझेंगे सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स, और पेपर में आप आग लगा दोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले देखो, यूरोप में क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रांस के लोगों ने कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए, एक जैसा फील करने के लिए कुछ कुछ चेंजेस लेके आए। क्या क्या चेंजेस लेके आए? सबसे पहले अपना फ्लैग चेंज करा, ठीक है। फिर ला पात्रे और ले सितियोन, है ना, मतलब ये टाइटल्स को चेंज करा। असेंबली, नेशनल असेंबली रीनेम कर दिया। देन अपना न्यू हिम्स एंड ओथ्स वर टेकन। देन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए। देन कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश करा और वन लैंग्वेज लेके आए, ठीक है। आप लर्न करना फ्लैन को। एफ मतलब फ्लैग, एल मतलब ला पात्रे ले सितियोन, ए से मतलब नेशनल असेंबली, देन एन मतलब न्यू हिम्स एंड ओथ्स वर टेकन, सी मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन सी मतलब बताओ कस्टम ड्यूटीज, और ओ मतलब वन लैंग्वेज। क्लियर है? ये था हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक जैसा फील करने के लिए क्या क्या उन्होंने चेंजेस करे, ठीक है। बोल के देखो एक बारी, फ्लैन को, ठीक है। नेक्स्ट है, अब फ्रांस में कौन आ गया? नेपोलियन आ गया। 1804 में अपना नेपोलियनिक कोड लेके आया, ठीक है। क्या क्या था उसमें? फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया, इक्वालिटी लेके आए, राइट टू प्रॉपर्टी और सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? शॉर्ट फॉर्म है फ्रेश। एफ मतलब फ्यूडल सिस्टम, आर मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, ई मतलब इक्वालिटी, एस मतलब सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। आप बोलो फ्रेश। एफ मतलब फ्यूडल सिस्टम, आर मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, ई मतलब इक्वालिटी, एस मतलब सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब देखो, अब हम आ गए पूरे यूरोप में। यूरोप जो था ना, इसके बाद यूरोप जो था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ये था वेस्टर्न यूरोप, ये था सेंट्रल यूरोप, और ये था ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में था इंग्लैंड, जहां पे आ गई थी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री आ गई थी। कब? 1750 में। तो यहां पर एक नई पॉपुलेशन निकल के आई जो कि थी लिबरल मिडिल क्लास। अब उनकी क्या थॉट्स थे, उनकी क्या डिमांड थी? देखो, 2 डिमांड थी, एक थी पॉलिटिकल और एक थी इकोनॉमिकल। पॉलिटिकली वो क्या चाहते थे? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि भाई हम वोट देंगे गवर्नमेंट को। और दूसरा चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या क्या चाहते थे? गवर्नमेंट बाय कंसेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये थी पॉलिटिकल डिमांड। इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे? अबॉलिशन ऑफ टैरिफ, ये टैरिफ वगैरह, टैक्स वगैरह खत्म करे जाए, और ओपनिंग ऑफ मार्केट, कि भाई इजीली बिजनेस कर पाए वो लोग। क्लियर है ये? इसको फुलफिल करा 1834 में प्रूशिया की इनिशिएटिव के बनाया गया था कस्टम यूनियन या फिर जोल्वरिन, उसने इस बात को फुलफिल करा। नंबर ऑफ करेंसीज कम कर दिया और टैरिफ को कम कर दिया। क्लियर है? अब देखो भाई, 1815 में क्या हुआ? 1815 में 4 जो मेन पावर थी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ABPR। बोलो, ए ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया। ABPR ने मिलकर क्या करा? नेपोलियन को खत्म कर दिया 1815 में। और दोबारा से फ्रांस में क्या, पूरे यूरोप में क्या लेके आए? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कौन थे? वो चाहते थे कि भाई सोशली, पॉलिटिकली वही सारी ओल्ड रेजिम की चीजें फॉलो करी जाए, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट लिखा है कि चाहते थे ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करा जाए, ठीक है ना। नेपोलियन की डिफीट के बाद पूरे यूरोप में दोबारा से कंजर्वेटिज्म की वेव आ गई, और इसी वेव के बीच लेके आए वो लोग अपनी ट्रीटी ऑफ वीना 1815 में। मतलब जो भी नेपोलियन की चीजें थी, फ्रांस जितना भी एक्सपैंड हुआ था, सबने उसको बांट लिया आपस में, ठीक है। किस किसने? बोलो, ABPR, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया और रशिया ने, ठीक है। क्या क्या करा ट्रीटी ऑफ वीना में? देखो, BTBTC शॉर्ट फॉर्म है, BTBTC। बी मतलब बॉर्बन डायनेस्टी आ गई, टी मतलब टेरिटरीज जो फ्रांस के पास थी उनको छीन लिया गया, टेरिटरीज टू फ्रांस, ठीक है। बी मतलब बफर स्टेट बनाई गई फ्रांस के ऊपर नीचे की, जिससे फ्रांस एक्सपैंड ना हो पाए। टी मतलब टेरिटरीज दी गई किसको? प्रूशिया को, ऑस्ट्रिया को और रशिया को। क्लियर है? और सी मतलब कंजर्वेटिज्म ऑर्डर को लेके आया गया यूरोप में, ठीक है। बी मतलब बॉर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस, टी मतलब फ्रांस की जो भी टेरिटरीज थी उनको ले लिया, बी मतलब बफर स्टेट बनाई, और टी मतलब टेरिटरीज दी गई किस किसको? प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया को, और सी मतलब कंजर्वेटिज्म ऑर्डर। ये था हमारा ट्रीटी ऑफ वीना। कब? 1815 में। अब हम आ जाते हैं 15 साल आगे। कब? 18, देखो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम 1830 में, ठीक है। 1830 में दोबारा से फ्रांस में अपराजियों की बॉर्बन डायनेस्टी को खत्म करके कौन आ गया दोबारा से? अब आ गया लुई फिलिप्स आ गया, ठीक है। उसी दौरान ऑटोमन एम्पायर से जो ग्रीस था वो अलग हो गया, और इसको बोला गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। क्लियर है? हर 15 साल में रिवोल्ट होता रहा फ्रांस में, और फ्रांस स्नीजेस तो होल यूरोप कैचेस कोल्ड।
फ्रांस में होता था तो आसपास की स्टेट्स में भी होता था। क्लियर है? अब हम आ गए रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन नेशनलिज्म। भाई क्या है नेशनलिज्म? क्या है? एक फीलिंग है, आपको भी होती है ना फीलिंग, ऐसे ही नेशनलिज्म भी एक फीलिंग है। जब तक वो फीलिंग नहीं होगी ना अपने देश के लिए कि भाई देश के लिए तो जान दे देंगे, तब तक नेशनलिज्म नहीं आ पाएगा। अब फीलिंग कैसे आएगी? फीलिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म है वैन एफवी। वैन से मतलब वर्नैकुलर लैंग्वेज, लोकल जो लैंग्वेज है लोग कनेक्ट करते हैं ना यार, देसी लैंग्वेज में कनेक्ट करते हैं लोग। ए मतलब आर्टिस्टिक आइडिया, मतलब पेंटिंग्स वगैरह आर्टिस्टिक आइडियल्स के थ्रू। देन एन मतलब भाई इसको लर्न कर लेना, शेयर्ड कल्चर हेरिटेज, है ना, मैच नहीं हो रहा लेकिन लर्न कर लेना कि शेयर्ड कल्चर हेरिटेज। देन एफ मतलब फोक कल्चर, और ई मतलब इमोशंस एंड इंट्यूशन। देखो इनका मानना था भाई नेशनलिज्म चाहिए, एकता चाहिए, यूनिटी चाहिए, तो साइंस वाइंस थ्योरी वोरी से काम नहीं चलेगा, फीलिंग्स चाहिए हमें। फीलिंग कैसे आती है? कल्चर से, म्यूजिक से, सॉन्ग से। तो इस चीज को प्रमोट करा गया रोमांटिसिज्म के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रेडरिक सॉर्यू का ड्रीम क्या था। ये बुक में गिवन है ना फर्स्ट पेज पे आपको पेंटिंग, इसमें आपको बताया गया है 1848 में जब फ्रांस में दोबारा से लड़ाई हुई। मैंने कहा ना 15-15 साल में होती है, पहले समझ लो 1804, फिर लगभग 15 साल 1815, फिर 1830, फिर 1848, ठीक है। 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू ने बताया इसमें कि लोगों को क्या होना चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ठीक है। अब ये जो द इमेजरी यूज्ड बाय सॉर्यू इंक्लूडेड एलिगरी फिगर्स रिप्रेजेंटिंग द नेशन, पीपल एंड द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, द पीपल, ये सारी चीजें इस पेंटिंग में रिप्रेजेंट करी गई है। क्लियर है? फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में है ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ गए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो देखो अब जर्मनी में क्या हुआ, 1848 में सबसे पहली अपराइजिंग हुई। जो लिबरल्स थे उन्होंने क्या करा, 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करा। क्या चाह रहे थे वो चाह रहे थे भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, मतलब हमें दो डिमांड थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और एक हमें नेशनलिज्म चाहिए, अपना खुद का जर्मन नेशन चाहिए। तो लिबरल्स ने क्या करा, 831 लोगों को इलेक्ट करा और उन्होंने 831 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके पहुंच गए प्रूशिया, पहले जर्मनी नहीं था, प्रूशिया के किंग के पास कि भाई मेरे को अपने पूरे किंगडम में से ये पार्ट दे दो जर्मनी, राजा तुम ही रहोगे लेकिन ये अलग कंट्री बन जाएगी। क्लियर है? प्रूशिया के किंग ने अपनी आर्मी की मदद से उनको वहां से भगा दिया। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इन 1848 लिबरल्स collectively elected 831 members who drafted the constitution. They presented the constitution in front of the king of Prussia, Frederick William IV, who rejected the proposal with the help of army. ठीक है, अब ये शांत हो गए, लेकिन दोबारा से 1860s के टाइम पे दोबारा से अब ये अपराइजिंग चालू हो गई। ठीक है, इस बारी जो लिबरल्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको जंकर कहा जाता था। अब ओटो वॉन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर था कहा का, प्रूशिया का, उसने कहा भाई अब अगर हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, अगर हमें नेशनलिज्म चाहिए, तो 3 कंट्री से लड़ाई करी, फैड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से। और 1871 में कौन जीत गया, 1871 में जीत गया प्रूशिया और 1871 में जर्मनी को बनाया गया। ठीक है, इसकी ओथ कहां पे ली गई, वर्सेल्स में ली गई। फ्रांस जहां पे था ना, फ्रांस में पहले था वर्सेल्स, फ्रांस को हरा के वहां पे ओथ ली गई वर्सेल्स में। क्लियर है ये? और केसर विलियम वन को यहाँ का किंग प्रोक्लेम कर दिया गया। समझ आ गया इतना? अब आ जाते हैं हम इटली पे। तो भाई देखो इटली में कुछ भी नहीं है, इटली में भी ऐसी अपराइजिंग चल रही थी 1830s में। गुजिपी मजीनी जो था उसने ट्राई करा था इटली को यूनाइट करना, पर 1848 में भी जर्मनी में भी हुआ था ना रिवोल्ट, ऐसे यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन ये फेल हो गए। ये जो पार्ट था ना इटली में, ये मैप गलत लग गया, इटली का जो इटली में जो ये वाला पूरा पार्ट था सर्देनिया पिडमोंट, ये था इटालियन किंग के अंडर, और ये जो पूरा पार्ट था ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर, ये था पोप के अंडर, और ये वाला पार्ट था किसके अंडर, ये था हमारा बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के अंडर। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से देखो। अब यहाँ का भी जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर था, उसके फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन थे। फ्रेंच आर्मी की मदद से 1859 में यहाँ पे अटैक कर दिया, ऑस्ट्रिया को हरा के जीत गए यहाँ पर। फिर यहाँ पे गुजिपी गरीबल्दी, फार्मर्स में बड़ा फेमस था वो, ठीक है ना, फार्मर्स की मदद से यहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन को हटा दिया। फार्मर्स यहाँ से लेके गया अपने साथ, और यहाँ के भी फार्मर इसको ज्वाइन कर गए। क्यों? एक स्लोगन बोल रहा था ये गुजिपी गरीबल्दी ला टालिया। अब यहाँ के फार्मर्स को लगा ला टालिया मतलब जो
विक्टर इमैनुअल 2 है, उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया यहाँ के बॉर्बन किंग ने और मार दिया अपने किंग को। इलिटरेट लोग थे ना बेचारे, ठीक है। तो इस तरीके से इटली फॉर्म हो गया 1861 में, क्लियर। और विक्टर इमैनुअल को किंग बना दिया गया। अब आती है ब्रिटेन की बारी। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, पहले 1688 में जो मोनार्की थी उसने पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिर आया 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन। इसमें क्या था, इंग्लैंड और उसके ऊपर स्कॉटलैंड दोनों ने मिलकर बना दिया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, जहां पर इंग्लैंड का ही कल्चर ज्यादा फॉलो होता था। उसके बाद क्या हुआ, 1801 में जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो इंग्लैंड के लोग थे ना, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी सपोर्ट करते थे, प्रोटेस्टेंट्स को यहाँ पे पैसे भेजते थे उनको, ठीक है ना। तो इन तीनों ने मिलकर क्या बना लिया, यूनाइटेड किंगडम, और बाद में जाके ब्रिटिश आइल्स बन गया। इस पूरे रीजन में जो इंग्लैंड का कल्चर था वही फॉलो होने लगा, ठीक है, वही लैंग्वेज बोले जाने लगी, क्लियर। और लास्ट टॉपिक आ गया अब हमारा बाल्कन रीजन। बाल्कन क्या था भाई, देखो ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर वाली कंट्रीज थी जो ऑटोमन एम्पायर का पहले पार्ट थी। अब क्या हुआ, 1900s में ये जो कंट्रीज थी यहाँ पर यूनिफिकेशन आने लगा, ये अलग अलग होने लगी। अब नई नई कंट्रीज थी, है ना, नए नए वेपन्स मिले इनको, इन्होंने कहा भाई हमसे पावरफुल कौन, तो आपस में लड़ाई करनी चालू कर दी। अच्छा, इनको बैक कर रहे थे पीछे से सुपर पावर्स, रशिया, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, तो इनकी और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई और ये रीजन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बन गया। यही रीजन था कि जहां से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुआ, क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस, सबने इंडिपेंडेंस मांगी, और जेलेसी, आपस में बहुत जेलेसी थी इनके बीच में, और राइवलरी अमंग बिग पावर। ऊपर किसका हाथ था, बिग पावर्स का, ठीक है। इंपैक्ट क्या रहा, ये सीरियस मैटर बन गया और इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्विकली, क्लियर है। तो लास्ट में इसमें बता रखा है एक फीमेल एलिग्री के बारे में भी, एक फीमेल फिगर के थ्रू जब आइडिया को एसोसिएट करा जाता है, जिसमें जर्मेनिया, जैसे जर्मनी की थी जो हीरोइज्म के लिए स्टैंड करती थी, ओक लीफ से बना क्राउन, और जो फ्रांस की थी वो की थी क्रिश्चियन मरीन, जो की लिबर्टी और इक्वालिटी को शो करती थी। क्लियर है क्लास 10th। अगर आपको 50% भी अभी समझ आया ना वीडियो में, तो यार कमेंट में एक हार्ट जरूर बना देना, और इस चैप्टर के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बना रखे हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, कमेंट में लिख दो माधव की पाठशाला, ठीक है, मैं आपको लिंक भेजूंगा गूगल ड्राइव का, क्लियर है। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एनर्जी के साथ और बढ़िया टॉपिक के साथ। आप कमेंट में करो कौन सा टॉपिक चाहिए, वही आपको दूंगा। चलिए, गुड बाय, ओके।